उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने इंटरफेथ कपल को समाज के दबाव में आकर हिरासत में रखा। पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया, एक बार फिर अदालत ने याद दिलाया कि राज्य की ताकत जनता की अदालत के रखवाली के लिए है, ना कि उसे कुचलने के लिए। आज हम बात करेंगे उसी केस के वकील की जिन्होंने इस मामले को अदालत में देखा और जिनकी दलीलों ने इस अन्याय को उजागर किया। मेरे साथ हैं सैयद कैफ हसन। आज हम इन्हीं से जानेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में कि ये मामला क्या था पूरा और ऐसी क्या चीज़ें थी जो इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ले आना पड़ा। जी, जैसा कि एक अंतर्धार्मिक युगलों का मामला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हालिया में एक सख्त आदेश देते हुए ये वाज़ेह किया है कि अंतर्धार्मिक युगलों के मामले में जो है पुलिस बर्बरता नहीं दिखा सकती है और सामाजिक दबाव के कारण उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। मामला शुरू होता है कि एक अंतर्धार्मिक मामले में जिसमें महिला जो है वो हिंदू धर्म की मानने वाली हैं और अ, जो उम, पुरुष हैं वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं। उन्होंने आपसी प्रेम प्रसंग के तहत अपने-अपने घरों से निकल के और एक साथ रहने की इच्छा ज़ाहिर की, जिस पे महिला के घर वाले और उनके जो है पिता को इसका जो है सख्त विरोध किया उन्होंने और एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी, जिसको लेकर के हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख अपनाया और वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़की का जो है महिला का बयान होना था, जहाँ पे बड़े साफ अल्फाजों में महिला ने ये कहा कि मैं अपनी एक वयस्क हूँ, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से इस लड़के के साथ हूँ और मैं इससे जो है हमारा प्रेम प्रसंग है और अदालत इसकी रक्षा करे। तो इंसिडेंट ऐसे अराइज़ होता है कि वो लोग कोर्ट से बाहर आते हैं और महिला के पिता और उनके साथ कुछ और एलिमेंट्स रहते हैं जो उनको गलत तरीके से, इलीगल तरीके से एब्डक्शन करके वो उनका वेयर अबाउट जो है हमें पता नहीं रहता है कि वो कहाँ लेकर के चले गए हैं। जिसके बाद लड़के का भाई हमें अप्रोच करता है क्या कि और चूँकि दिवाली की छुट्टियाँ भी पड़ने वाली थीं, लेकिन हमने जो एक हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव करी कि इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं पता है कि ये इनको कहाँ लेके गया है या इनकी जान-माल को खतरा भी हो सकता है। कहीं इनकी जो है हत्या भी हो की जा सकती है या अपहरण करके जो भी तो उसी दिन अपहरण की एक एफआईआर इलाहाबाद में सिविल लाइंस थाने में दर्ज की जाती है और अगले दिन की सुनवाई में जस्टिस सलील कुमार राय साहब की और उनके डिवीज़न बेंच में ये मसला जाता है, जहाँ पे कोर्ट बड़ा ही मज़बूती से इसका संज्ञान लेते हुए इमरजेंसी मैटर और लाइफ़ एंड लिबर्टी को देखते हुए ये आदेश करता है कि अगले दिन जो भी इस राज्य की सरकार की पुलिस है, वो दोनों को लड़के और लड़की को ट्रेस करें और ट्रेस करके कोर्ट में अगले दिन प्रोड्यूस करें। जो कॉर्पस जिसको कहा जाता है, जिसके बिहाफ़ पे पिटीशन डाली जाती है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये भी आदेश किया कि लड़की को भी जो है प्रोड्यूस किया जाए अगले दिन। चूँकि अगले दिन छुट्टी थी, सैटरडे का दिन था, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश किया कि स्पेशल अरेंजमेंट में हम इसको बैठ कर के इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिकों के लाइफ़ एंड लिबर्टी से जुड़ा मामला है, इसलिए हम इसको स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके कल इसको सुनेंगे। अगले दिन पुलिस जो है वो कॉर्पस को और लड़की को दोनों को प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, जिसमें लड़की का जो है बिल्कुल ही एक्सप्लिसिट बयान रहता है, बयान दर्ज किया जाता है कि मैं एक वयस्क हूँ और अपनी मर्ज़ी से भागी हूँ और कुछ लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं जो खिलाफ़ हैं इस हमारे रिश्ते के। तो कोर्ट बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस के इस रवैये को और सरकार के इस रवैये को ये दलील जो उन्होंने दी कि सामाजिक प्रेशर है जिसकी वजह से हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा है, इस पे इसका खंडन करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो है सामाजिक दबाव के चलते हम जो है किसी की लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। अगर कानूनन इनका अरेस्ट जायज़ है, तो जायज़ है, अगर कानूनन इनका अरेस्ट जायज़ नहीं है, तो समाज में टेंशन फैले या समाज में किसी भी तरीके के सेंटिमेंट उपजते हैं, उसके बिना पे हम किसी एक इंसान की भी लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए एक बड़ा ही लीडिंग जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले से जो है दिया है,
जिसका हम स्वागत करते हैं। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसी क्या दलीलें रखी थी? आपके मेन पॉइंट्स क्या थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कन्विंस हो गया आपकी दलीलों से? जी देखिए, मैं और हमारे भाई अली बिन सैफ एडवोकेट, अ, जिनके देख-रेख में इस मामले को पूरी मज़बूती से कोर्ट के सामने रखा गया। इसमें बेसिकली ये दलीलें दी गईं कि जब कोर्ट के प्रेमाइसेस के बाहर, जहाँ हम सारे वकील और हमारे अधिवक्ता अली बिन सैफ भी मौजूद थे और उनके इंटरवेंशन से उनको सेफ़ली एस्कॉर्ट करके कोर्ट के बाहर लेके चला गया, भेजा गया। जिसके बाद मतलब इतनी हिम्मत के अपराध की इतनी हिम्मत कि उस लड़के को और लड़की को वहाँ से जो है एब्डक्ट करके लेके चले गए। जिसके बाद जो है बड़ी हिम्मत का काम ये अधिवक्ता का भी है, जो मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा अपने भाई, हमारे एडवोकेट अली बिन सैफ का, कि उनकी पहल से ये मामला तकरीबन 1 से 2 घंटे में ये डिसाइड करना कि इसमें हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन डलेगी, और हज़ारों किलोमीटर का जो है सफ़र तय करना, क्योंकि फिर कुछ मैटर्स दिल्ली में भी लगे हुए थे। फिर वहाँ पे आकर के फिर वापस जो है रिवर्ट करना इलाहाबाद, जा कर के इस मैटर को प्योरली प्रो बोनो बेसिस पे ये करके ये दलीलें दी गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई लिटिगेंट आता है और अपने बयान दर्ज कराने आता है और वहाँ से ही उसके साथ जो है ऐसा क्राइम किया जाता है, तो इससे तो जो है क्राइम के हौसले बुलंद होंगे, और कोई भी किसी को कानून इजाज़त नहीं देता है कि अगर कोई क्राइम भी किसी ने किया है तो वो उसे पकड़ करके पुलिस को दे दे। ये काम पुलिस का है, अगर किसी ने कुछ किया भी है तो पुलिस उसको पकड़े। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब दोनों के बयानात लेकर के उसको उनको छोड़ दिया, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो उसको पकड़ करके जेल में या किसी भी तरीके से लाइफ़ एंड लिबर्टी को कर्टेल करें। और दूसरी बात ये भी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर या कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर ऐसे जघन्य अपराध अगर होते हैं, तो उससे कहीं न कहीं वकीलों के हौसले में भी जो है, और वकीलों की लाइफ़ एंड लिबर्टी को भी खतरा होता है। लेकिन उसके बाद भी मैं एप्रिशिएट करूँगा अपने अली बिन सैफ भाई का भी, और जिस तरीके से हम लोगों ने इसको परस्यू किया मैटर को। कहीं न कहीं एक खतरा हमें भी था कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी लिटिगेंट के साथ ये हो सकता है, तो उसको रिप्रेज़ेंट करने वाले वकील के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी पहुँचाना चाहूँगा कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस पे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसे लिटिगेंट्स को, ऐसे क्लाइंट्स को हम रिप्रेज़ेंट करने में हमारी जान-माल को भी ख़ासा खतरा है। दोनों कपल्स को अबडक्ट कर लिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर से ही। पुलिस क्या इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी? देखिए, जैसा कि कोर्ट का ऑब्ज़र्वेशन है कि कुल पुलिस ने ये कहा कि अ, लड़की के पिता के और कुछ लोगों के इंटरवेंशन के थ्रू पुलिस को उन्होंने ले जाकर के दोनों को दे दिया। जिसके बाद अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के वहाँ लड़की के बयान हुए, जहाँ पे लड़की ने वही बात दोहराई कि मैं एक वयस्क हूँ और मैं जो है इनके साथ जो है हमारा प्रेमी, हम एक युगल हैं और हम इनके साथ रहना चाहते हैं। वही बात फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब उन्हें प्रोड्यूस किया गया, तो उन्होंने यही बात दोहराई कि मैं एक वयस्क हूँ, महिला हूँ और मैं अपनी इच्छा से इनके साथ रह रही हूँ, जिस पे किसी को परहेज़ नहीं होना चाहिए। तो पुलिस की इस कार्यशैली पे ही कोर्ट ने जो है वो ऐतराज़ जताया और डिपार्टमेंटल एक्शन का ऑर्डर अलीगढ़ के एसएसपी को किया कि जो भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं इल्लीगल डिटेंशन में, कि अगर कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और किसी प्राइवेट पर्सन के इंस्टांस पे आप अगर किसी को पकड़ के इल्लीगली डिटेन करते हो, तो किस अथॉरिटी और किस लॉ लॉ के तहत आपने डिटेन किया है, इसको लेकर के बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो भी इसमें शामिल हैं पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन का भी आदेश सुनाया है। क्या इसमें किसी पुलिस ऑफिसर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पर्सन समन भी किया है? जी, इसमें पहला तो जो भी कंसर्न्ड पुलिस ऑफ़िशियल्स हैं और इलाहाबाद, बरेली और अलीगढ़ के जो भी एसएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि इस प्रेमी युगल की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है, और इसको आप जो है सेफ़ली एस्कॉर्ट करके ये जहाँ जाना चाहें वहाँ इनको भेज दिया जाए। इनकी कोई एक्स्ट्रा लीगल तरीके से इनकी लिबर्टी में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इसी क्रम में अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ के पुलिस का ये मामला है जहाँ पे उन्हें डिटेन किया गया था, इसको देखते हुए अलीगढ़ के एसएसपी साहब को अगली तारीख को
जो भी इलाहाबाद में कोर्ट ने तलब किया है, और ये भी आदेश दिया है कि आप जो है इस पूरे प्रकरण पे एक रिपोर्ट सौंपे कि कौन से पुलिस वाले और किस तरीके से इस इलीगल डिटेंशन में और लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करने में शामिल थे। उन पे एक्शन लेते हुए आप जो है पर्सनली कोर्ट के सामने अगली तारीख को रहेंगे। अच्छा, आजकल एक चलन बहुत आम हो गया है कोर्ट परिसर में भी, जब इंटरफेथ कपल्स शादी के लिए आते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं, तो वकील ही घेराबंदी कर लेते हैं और एक एक दूसरे को इन्फॉर्म करके खुद पुलिस को बुला के जो है उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो जो जिन्हें लाइफ एंड लिबर्टी की रक्षा करनी चाहिए, लड़ना चाहिए उस चीज़ के लिए, वही आजकल लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं। ये इस चलन के बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसा कि अभी 2024 में जो धर्मांतरण को लेकर के उत्तर प्रदेश ने कानून पास किया, और उसमें अमेंडमेंट्स किए पुराने कानून में। ये कहा कि और स्ट्रिंजेंट जो है वो अमेंडमेंट्स हम लाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जिस एक्ट को चैलेंज भी किया गया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई टिप्पणी या कोई आदेश नहीं आया है, और मामला विचाराधीन है। मैं बताता चलूँ कि कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की 5 साल की सज़ा को 10 साल, 7 साल की सज़ा को 14 साल तक या 10 साल की सज़ा को 20 साल तक बढ़ा दिया गया है। फाइन्स को भी एनहांस किया गया है। जो रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या क्रिमिनल लॉ में, कि किसी चीज़ की सज़ा उतनी ही होनी चाहिए जितना जघन्य वो अपराध है। लेकिन जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड करके ये लाया गया है अमेंडमेंट 2024 में, और वो विचाराधीन भी है, जिसको चैलेंज भी किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है एक हौसले बुलंद हो गए हैं थर्ड पार्टीज़ के, जिनका कोई लेना देना नहीं है। पुराने कानून में जो है जो भी वो भी एक सही बात नहीं है। पुराने कानून में ये था कि लड़की या लड़के के अलावा भी अगर कोई इंसान है वो कंप्लेन कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये अमेंडमेंट ले आना कि कोई भी थर्ड पर्सन इस मामले में हस्तक्षेप करके पुलिस कंप्लेन और एफआईआर करा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एफआईआर हो जाना समाज में खुद ही एक कलंक का मौजू होता है, क्योंकि किसी के ऊपर अगर क्रिमिनल कंप्लेंट हो जाती है या किसी के घर पुलिस पहुंच जाती है, तो समाज उसको जो है बुरी नज़र से देखने लगता है। तो यहाँ तो मामला अंतर्धार्मिक युगलों का है, जहाँ इतनी हिम्मत करना कि अगर आप ये अहद कर रहे हैं कि आपने जो है अ, मोहब्बत किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से कर ली है, तो आपको तो इतना जो है अंडरटेक करके चलना ही पड़ेगा कि आपके ऊपर मुकदमे होंगे, समाज बैशिंग करेगा, और सामाजिक जो है जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, गिरोह हैं, वो जो है आपके खिलाफ जो है रैलियाँ निकालेंगे, और जैसा कि आपने बताया कि वकीलों का भी एक हस्तक्षेप हो जाता है। तो ये चीज़ इतनी मुश्किल कर दी गई है, मोहब्बत को इस मुल्क में इतना मुश्किल कर दिया गया है, और मोहब्बत की दुकान खोलने में इतनी मुश्किल पैदा कर दी गई है। लेकिन एज़ अ काउंसल, एज़ अ वकील, एज़ इंसान, मेरा यही उपदेश है कि हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो ये चीज़ें तो हैं कि अगर आप ये अहद करते हैं तो आप एफआईआर, क्योंकि लड़की और लड़का अगर भाग जाते हैं, शादी करने के लिए सोचते हैं, तो इतनी सारी रुकावटें पैदा कर दी गई हैं कि फिर उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है त्रस्त कर दी जाती है, वो इधर से उधर हो जाता है। और यूपी में, और मैं ये देख रहा हूँ जहाँ तक एज़ अ वकील, कि इस चीज़ को ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है, क्योंकि ये कानून के तहत अगर अध्यादेश ला करके आपकी जो है लीगली चीज़ें हैं कि वो तो बाद में प्रूव या डिसप्रूव होना है 20 साल 30 साल बाद कि आप सही थे या गलत थे, या जब तक जो आप प्रूफ करने जाओगे, आप कोर्ट में जाओगे। जैसे इसी मामले में देख लीजिए कि जो पिटिशनर था, जो लड़का था, वो कोर्ट का सहारा उसने लिया कि जो भी मेरे खिलाफ कंप्लेन की गई है वो गलत है, और उसका बयान देने उसकी वो लड़की भी जाती है, और बयान होने के बाद कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि इनको गिरफ्तार कर लो या क्या कर लो, फिर भी जो है फ़ोर्स बाय फ़ोर्स जो है उनको उठा लिया जाता है, और पुलिस भी उसमें जो है कहीं न कहीं उनका साथ देती है अप्रहेंशन। तो ये बताइए कि फिर मोहब्बत करने के लिए तो बहुत ही जिगर की ज़रूरत पड़ेगी। एंटी कन्वर्जन लॉ में उत्तर प्रदेश खास तौर से एंटी कन्वर्जन लॉ में ऐसे कौन से ड्रैकोनियन सेक्शंस को ऐड किया गया है जो लगता है आपको लाइफ एंड लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कर्टेल करते हैं?
जैसा कि मेरे ख़्याल से सेक्शन 5 में ऑफ़ेंसेस हैं कुछ जिनको 7 साल या 10 साल तक जो पनिशेबल था उसको 14 साल या 20 साल तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। फ़ाइन को भी एनहांस कर दिया गया है बाई बाई रेंज ऑफ लैक्स रुपीज़। और जो है सेक्शन 4 जिसमें कंप्लेंट दर्ज करने की जो है राइट दिया जाता है, उसमें पहले जो भी अग्रीव्ड पर्सन है या तो वो या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं, बाप हैं, भाई हैं, माता हैं, ये लोग जो है वो कंप्लेंट कर सकते थे। लेकिन सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करके कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी उठ करके कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, एफआईआर हो सकती है और उस पे इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी हो सकती है। सेक्शन 7 की मैं बात करूँ जो बेल का प्रोविज़न इसमें है, वो बेल का प्रोविज़न सेम वही है जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो एनडीपीएस और ऐसे जघन्य अपराधों का है, जिसमें आप देख सकते हैं या फिर जो यूएपीए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सालों-साल तक जेल में बंद रहते हैं लोग और ट्रायल भी नहीं कमेंस होता है, चार्जशीट भी नहीं दाखिल होती है, लेकिन बेल मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, जिसे हम ट्विन कंडीशन कहते हैं। क्योंकि क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इसमें जो है रिवर्सल हो जाता है। राइट एट द टाइम ऑफ सिक्योरिंग बेल आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जो है इसमें गिल्टी नहीं हो, आप जो है इसमें आपका रोल नहीं है और आगे भी आप ये चीज़ें आपकी चाल चरित्र ऐसा है कि आप आगे भी ऐसी चीज़ें कमिट नहीं करोगे जब कोर्ट को इससा ऐसा ट्विन कंडीशन पे सैटिस्फैक्शन होगा तब आपको बेल मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तब आपको जो है एक्विटल मिलेगा, तब बेल मिलेगी। तो ऐसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इसमें शामिल किए गए हैं जिसके बाद जब मैं फिर दोहराऊँगा कि मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, ऐसी जो है धारणा समाज में पैदा होगी और मोहब्बत को जो है वो पाए तकमील तक इंसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो कोर्ट से जो है मेरी यही उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस पे चैलेंज है, इन स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसके तकाजे पे ये सही तरीके से नहीं जो है अ, उतरते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ में उत्तर प्रदेश में इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल है? जी, जैसा कि इस एक्ट में बाकी और भी जगह एक्ट्स हैं जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप जो है अपना धर्म चेंज करना चाहते हो, तो आपको नोटिफ़ाई करना पड़ेगा डीएम को और डीएम जो है वो 60 दिनों में अपना ऑर्डर निकालेंगे कि नोटिफ़ाई करेंगे कि ये चेंज होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हम देखें तो इस प्रोविज़न में एक चीज़ और ऐड की गई है कि डीएम एक पुलिस इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि इनका धर्म चेंज करना है या नहीं करना है। जो कि अपने आप में फंडामेंटल राइट जो है हमारा आर्टिकल 25 में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी है, केएस पुत्तास्वामी का जजमेंट है, फिर हमारा जो है और भी तमाम जजमेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या राइट टू चेंज वंस रिलीजन, ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको जो है किसी भी एक्ट या किसी भी ऑर्डिनेंस या किसी भी प्रोविजन के तहत जो है वो कटेल नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी शफीन जहाँ के जजमेंट में ये डिक्लेयर किया कि राइट टू चेंज वंस रिलीजन वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मैं ये समझता हूँ कि सच एक्ट्स इस तरीके के जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन और हमारे एक नागरिक को इस बात की स्वतंत्रता कि वो कौन सा धर्म संप्रदाय की धारणा रखता है, उसकी आज़ादी देता है और उस धारणा को बदलने की भी आज़ादी देता है। तो ये सीधा-सीधा इस पे प्रहार है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एक एग्ज़ीक्यूटिव है, ही इज़ नॉट अ लर्न्ड जुडिशियल माइंड, ही इज़ नॉट अ लेजिस्लेटर और धर्म चेंज करने पे पुलिस की इंक्वायरी ये कहीं भी सिरे से जो है वो काबिल कबूल बात नहीं है। अगर जैसे कहते हैं कि धर्म को चुनने की आज़ादी है तो उसको छोड़ने की भी आज़ादी है। गुनाह को करने की आज़ादी है तो गुनाह को ना करने की भी आज़ादी है और यही प्रेमाइस है जो हमारा एक जो है जो डूम्सडे का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पूरी दुनिया में तमाम तरीके के स्पेसीज़ हैं, जानवर हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और इंसान हैं। तो इंसान को यही चीज़ अलग करती है कि उसको गुनाह करने की आज़ादी दी गई है और गुनाह से बचने की भी आज़ादी दी गई है, जिसकी वजह से वो जो है अपने-अपने हिसाब-किताब को पहुँचेगा। उसी तरीके से ये तो ह्यूमन नेचर है
कि किसी धर्म को कबूल करने की और उसको फैलाने की आज़ादी है, तो उसको छोड़ने की भी आज़ादी है। ये तो एक नेचुरल राइट है जो पैदा होते ही एक इंसान को मुहैया किया जाता है। एक आखिरी सवाल सभी यूथ की तरफ से और सब और उन सब की तरफ से जो इंटरफेथ मैरिज करते हैं या फिर लव मैरिज करते हैं इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट। अक्सर देखा जाता है कि लड़की और लड़का कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं जाकर, लेकिन कोर्ट में जब बयानात की बात आती है लड़की और लड़का दोनों के, तो लड़की किसी के दबाव में, माँ-बाप के दबाव में या किसी और के दबाव में इमोशनल होके अपने बयान पलट देती है और लड़के को सालों-साल जेल में रहना पड़ता है। ऐसे केसेज़ में जो है सिचुएशन में लड़के को और लड़के के घरवालों को क्या करना चाहिए? अ, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो इंटरफ़ेथ मैरेजेज़ हैं, जहाँ पे लड़का मुस्लिम हो सकता है, लड़की हिंदू हो सकती है या लड़का हिंदू हो सकता है, लड़की मुस्लिम हो सकती है। तो इस या उस दोनों भी मुस्लिम हो या सकते हैं, या दोनों मुस्लिम भी हो सकते हैं, दोनों हिंदू भी हो सकते दोनों हैं। हिंदू भी हो सकते हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज करते हैं, जो अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी जिसको कहा जाता है समाज में प्रचलित। तो देखिए ये तो मैं मतलब लीगली तो आपको आज़ादी है, आप 18 साल के या स्पेशल मैरिज में 21 साल के ऊपर हो, तो आपको आज़ादी है, आप जिससे शादी करना चाहो उससे शादी कर सकते हो। और सारे धर्म में भी ये आज़ादी है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे आपकी पसंद हो, जिससे आप राज़ी हों। किसी की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करना या कराना ये एक ऐसा फ़ैसला है जो बहुत सी ज़िंदगियों को अफ़ेक्ट करता है। तो ये तो सही सिरे से गलत है। तो इंटरफ़ेथ अगर होता है, जिसमें दोनों के धर्म अलग हैं, तो उसमें एक प्रोसीजर है, लॉज़ हैं। लेकिन उस लॉज़ का भी ध्यान रखते हुए और अलग जो है ऐसे न्यूट्रल स्टेट में भी शादी कर सकते हैं, जहाँ पे ये लॉज़ लागू नहीं हैं। बहुत से स्टेट्स हैं जैसे जहाँ पे ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉज़ नहीं हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ पे घर वालों के या माता-पिता के दबाव में बयान बदल करके लड़के को इम्प्लिकेट या उसकी फैमिली को इम्प्लिकेट कर लेते हैं, जो सिरे से गलत चीज़ है। तो उससे बचने के लिए मेरा यही एक राय ये रहेगी कि आप जो भी चीज़ करें वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करें। जो भी बयानात लें वो एफ़िडेविट के थ्रू लें। जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फ़ॉलो करें। और लड़की या लड़का अगर दोनों जो है किसी भी चीज़ पे राज़ी हैं, तो कोर्ट में नोटरी या एफ़िडेविट या जो कमिश्नर्स अपॉइंट्स होते हैं, उनके सामने स्वेयरिंग एन एफिडेविट दैट इज़ इटसेल्फ डॉक्यूमेंट। और अगर आपको जो है परेशान किया जा रहा है घर के या घर का दबाव है, तो आप जो है हाई कोर्ट्स का रुख अपना सकते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, वो पुलिस को डायरेक्ट करेगा, जैसा इस मामले में भी हुआ कि पुलिस को ये डायरेक्शन दिया गया कि इस प्रेमी जोड़े को आप जो है प्रोटेक्शन ग्रांट करें और अपनी मैरिज को आप रजिस्टर कराएँ लीगली, जो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि आपकी मैरिज मैरिज जो है वो बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती, बगैर किसी दबाव के होगी, जिसको कोर्ट सब्सिक्वेंटली जब भी आप उसका दरवाज़ा खटखटाओगे, अगर आपके खिलाफ जो है फ़ॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जो लिखे हुए हैं, लिखित हैं, उसको कोर्ट कंसीडर करेगा और वो क्रिमिनल केस जो है वो स्टैंड नहीं करेगा, वो फ़ॉल कर जाएगा। आपको थोड़ी-सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और थोड़ा-सा जो है सब्र से काम करना पड़ेगा। लेकिन वो केसेज़ इस चीज़ पे मबनी हैं, फ़ॉल्स या फ्रिवलेंस है, जिसके खिलाफ आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं, एफिडेविट्स हैं, वो केस जो है किसी भी कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैफ। आपका भी शुक्रिया, आपने जो है मुझको जो है आपका भी इनवाइट किया शुक्रिया इसके आपने जो लिए। है और मुझको आगे जो है भी इनवाइट अगर किया ऐसे जो इसके लिए लिबर्टी के, और लाइफ एंड लिबर्टी के या आगे भी पब्लिक अगर सेफ्टी ऐसे के जो या लिबर्टी के, लाइफ एंड लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल के या या पब्लिक सेफ्टी के फंडामेंटल राइट्स के या वायलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या उसके लिए जितनी भी फंडामेंटल राइट्स के इस्तात है वायलेशंस हैं, ऊपर वाले ने उसके दी है, लिए उसके लिए जितनी हम भी लोग इस्तात है डटे हुए हैं ऊपर वाले ने दी है, और उसको उसके कोर्ट लिए में हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं डटे हुए और हैं जो और है उसको कोर्ट में ऐसे बहुत से रिप्रेज़ेंट करते मामलात हैं हैं जिस पे हम लोग और इन्वॉल्व भी हैं अभी जो करेंटली है ऐसे और बहुत उसको से मॉनिटर कर मामलात रहे हैं हैं, जिस कोर्ट पे में हम लोग रिप्रेज़ेंट इन्वॉल्व कर भी हैं रहे अभी हैं जिस भी करंटली तरीके से और उसको मॉनिटर और कर आप रहे हैं, लोगों कोर्ट से में भी रिप्रेज़ेंट यही कर रहे हैं जिस भी हमारी तरीके गुज़ारिश है से। कि इस एंडीवर और में आप हमें लोगों से भी यही मेंटली हमारी या गुज़ारिश है जिस भी कि इस तरीके का एंडीवर में सपोर्ट है हमें
वो सपोर्ट करिए, क्योंकि कहीं न मेंटली कहीं या एक जिस भी प्रेशर तरीके रहता का है, सपोर्ट है सपोर्ट लिटिगेंट के करिए, ऊपर क्योंकि कहीं उससे न ज़्यादा कहीं एक वकील के प्रेशर ऊपर रहता प्रेशर रहता है है कि इस केस में क्या लिटिगेंट होना के है। ऊपर उससे ज़्यादा कहीं वकील एक के ऊपर जो प्रेशर रहता है कि इस सामाजिक केस में क्या होना है। जो कहीं धारणा एक है वो जो हमारे खिलाफ भी हो सामाजिक सकती है, हमारी भी लाइफ जो एंड लिबर्टी धारणा को है वो सिक्योरिटी को हमारे खतरा है। खिलाफ भी हो लेकिन सकती फिर है, भी हम हमारी भी लोग जो लाइफ है एंड ऊपर वाले लिबर्टी का को नाम लेकर सिक्योरिटी को के खतरा इस है। इन लेकिन केसेस फिर को भी हम रिप्रेज़ेंट लोग कर जो रहे है हैं, और ऊपर वाले मैं का नाम आपके लेकर के थ्रू इस फिर इन से केसेस को एक मुतालबा रिप्रेज़ेंट करना कर रहे हैं, चाहूँगा और मैं आपके सूबे की थ्रू और फिर देश से की एक जो मुतालबा है करना चाहूँगा गवर्नमेंट से सूबे और की अपने और देश जो की भी बार जो है एसोसिएशंस हैं कि गवर्नमेंट से ऐसे और केसेस अपने को जो भी बार रिप्रेज़ेंट करने एसोसिएशंस में हैं कि जो है ऐसे ख़ासी दिक्कत केसेस और को ख़ासी खतरे का रिप्रेज़ेंट सामना करना करना में पड़ता है। तो जो है एडवोकेट्स ख़ासी प्रोटेक्शन दिक्कत और एक्ट ख़ासी जो खतरे अभी का एक सामना लिम्बो करना में पड़ता है। है, तो जो एडवोकेट्स पास होने प्रोटेक्शन को है, एक्ट जो जो बहुत अभी सालों से हो एक नहीं रहा है, लिम्बो में है, उसको जो पास पास करना होने को एक है, इस जो वक़्त बहुत की सालों से अशद हो नहीं रहा ज़रूरत है। है। उसको बहुत पास अलार्मिंग करना सिचुएशन एक है इस देश में, वक़्त की जहाँ अशद पे अभी ज़रूरत है। रिसेंटली हमने बहुत देखा कि एक अलार्मिंग एडवोकेट को सिचुएशन जो है है देश में, इल्लीगल जहाँ तरीके पे अभी से रिसेंटली हमने रिप्रेज़ेंट देखा करने कि के एक लिए जो है एडवोकेट जेल को में जो डाल है दिया गया, इल्लीगल या तरीके से एडवोकेट्स जो है रिप्रेज़ेंट अगर करने के रिप्रेज़ेंट लिए करने जो है जेल पुलिस में डाल दिया थाने में गया, जाते हैं तो या उनके साथ एडवोकेट्स जो है बदतमीज़ियाँ की अगर जाती हैं, रिप्रेज़ेंट करने या पुलिस थाने उनके में घर जाते वालों हैं के तो उनके साथ साथ जो है सिर्फ़ इस बदतमीज़ियाँ की प्रेमाइज़ पे जाती कि वो हैं, किसी को या रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनके घर उनकी जो वालों के है साथ जो है सिर्फ़ उनके इस साथ प्रेमाइज़ पे कि वो बदतमीज़ियाँ या किसी को हिंसा या रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्राइम उनके कमिट जो है किया जा रहा है, उनके साथ जिसको देखते बदतमीज़ियाँ हुए या कहीं न हिंसा या कहीं क्राइम एक कमिट किया जा रहा खतरा है। पैदा है, जिसको देखते और हुए कहीं कहीं न ये ना हो कहीं कि एक इंसाफ़ बढ़ जाए और खतरा पैदा वकील है, इस और बात में कहीं असमर्थ ये हो ना हो जाएँ कि कि इंसाफ़ बढ़ हमें जाए और अपनी जान-माल वकील का खतरा है और इस हम बात में आपके केस को असमर्थ हो रिप्रेज़ेंट जाएँ नहीं कर कि सकते हैं, हमें तो अपनी इस जान-माल का देश में खतरा है और हम न्याय आपके बचेगा केस नहीं, को इस रिप्रेज़ेंट देश नहीं का कर न्याय सकते हैं। लुट तो जाएगा। इस इसलिए देश वकीलों में का न्याय प्रोटेक्शन बचेगा नहीं, इस देश के न्याय को इस बचाने के देश लिए के लिए सर्वोपरि वकीलों है। का शुक्रिया। प्रोटेक्शन इस देश के न्याय को बचाने के लिए सर्वोपरि है।